राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मुहूर्त में भगवान का स्मरण करते, परमात्मा का ध्यान करते, माला करते, नमोकार का जाप करते हैं। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, हुआ कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी दोनों को। अब नींद नहीं आई, 4 बजे उठ गए तो करें क्या? अब 4 बजे से चाय बना के भी क्या करेंगे, नाश्ता करके भी क्या करेंगे? दोनों बैठ करके सलाह कर रहे थे। पति पत्नी का देखना, जब भी बैठते हैं तो बड़े प्यार से बैठते हैं, उठते हैं तो झगड़ा करके ही उठते हैं, ध्यान रखना। एंड वो झगड़ा से ही होता, लड़ाई से ही होता है। तो बोले लड़ाई हो गई। मैंने कहा किस बात की हो गई? बोले मैंने 50 बार समझाया, 1000 बार इनको समझाया। मैंने कहा क्यों रे पति, वो 1000 बार समझाई, तुझे एक बार भी समझ नहीं आया? अरे बोले महाराज सुनो वो क्या कह रही है। बोले 50 बार समझाया, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। झगड़े का मुद्दा देखो, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा। पति ने कहा खबरदार, जितना तेरा अधिकार है उससे ज्यादा मेरा अधिकार है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। लड़ाई काय की चल रही, डॉक्टर इंजीनियर, दोनों झगड़े जा रहे हैं। मेरा बेटा बच्चे, मैंने कहा एक बात बताओ, एक कह रही मेरा पति डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मैंने कहा एक बार तुम दोनों ने अपने बच्चे से पूछा है कि तू क्या बनेगा? सब कुछ तुम ही बनाने के लिए तैयार हो। जैसे ही मैंने कहा जाओ बच्चे को बुलाओ, उससे पूछो कि तू क्या बनेगा। मालूम है, पति पत्नी ने एक दूसरे को देखा, बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। झगड़ा देखो बिना सिर पैर का, अभी आया नहीं है, प्लानिंग चल रही है क्या बनेगा। बिना सिर पैर के झगड़े, ध्यान रखना 80% झगड़े ऐसे होते हैं घरों में जिनका कोई औचित्य। सास बहू में झगड़ा हो गया, सास ने कहा बहू ये मलाई यहीं खाई जाएगी, बहू ने कहा एक पीहर जाएगी। अब गांव में शादी करोगे तो ये झगड़े तो होंगे। ऋषभ देव वालों, अब दूर होती तो मलाई जब तक तो खराब हो जाती है। बोलिए मलाई पीहर जाएगी। सास ने कहा नहीं, मलाई यहीं खाई जाएगी। बोले नहीं, पीहर जाएगी। इस बात, इतनी सी बात पे झगड़ा हो गया। ससुर जी आए, उन्होंने कहा इधर क्यों लड़ रही है तुम सास बहू? बोले मैंने कहा ये मलाई पीहर में जाएगी। सास ने कहा यही खाई जाएगी। ससुर ने कहा ला मलाई का कटोरा, ना पीहर जाएगी ना ससुराल जाएगी, ला मलाई का कटोरा इधर ला। सास ने बहू को देखा, बहू ने सास को देखा। बोले हम दोनों प्लानिंग कर रहे थे कि भैंस खरीदना, अभी तो मलाई का पता ही नहीं मलाई है कहां, ध्यान रखना। भैंस आई नहीं, मलाई पे झगड़ा शुरू हो। मान्यवर, आपके झगड़े बड़े फिजूल के झगड़े, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हो, बिना सिर पैर की बातों पे लड़ जाते हो। और क्रोध जब भी आता है ना, या तो भूतकाल पे आता है या भविष्य काल पे आता है। ये भविष्य के झगड़े, भूतकाल के झगड़े हैं। मलाई नहीं है और झगड़ा शुरू हो गया। ध्यान रखना कैसी कैसी बातों पे लड़ते हो तुम। जेठ जी आए, गर्मी के दिन थे, और जेठ जी ने क्या किया, छोटे भाई के बच्चे भी थे और उसके बच्चे भी थे। थैले में हाथ डाला, आम निकाला, एक आम छोटे भाई के बच्चे को दे दिया और एक आम खुद के बच्चे को दे दिया। अब संयोग से ऐसा जेठ जी का कोई मूड नहीं था, कोई प्लान नहीं था, संयोग था, हो गया तो हो गया। छोटा आम छोटे भाई के बच्चे को दे दिया और बड़ा आम खुद के बच्चे को दे दिया। ये तो जेठ ने सोचा भी नहीं था, लेकिन वहां बहू रानी देख रही, अच्छा अपने बच्चे को बड़ा और मेरे बच्चे को छोटा। अतश्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। इतनी सी बात पे झगड़ा हो जाता है। मान्यवर, क्रोध तात्कालिक पागलपन है, ध्यान रखना। जब वो आता है तो बुद्धि को हर के आता है, और जब जाता है तो पश्चाताप को छोड़ करके जाया करता है। ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, किन किन बातों पे झगड़े हो रहे? छोटे बड़े आम पे झगड़े हो गए। ये तो उस पिता ने सोचा ही नहीं था, लेकिन झगड़े हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन
गए हैं, अभी तक नहीं लौटे हैं। जयपुर जा रहा था मुल्ला नसरुद्दीन, उसका बेटा कमाल आया, बोले इधर आ इधर आ। बोले क्या पापा? बोले बेटा मैं जयपुर जा रहा हूं, हो सकता है 1 दिन के 2 दिन और लग जाएं। तो बच्चे ने कहा कोई बात नहीं बाप, तुम जाओ तो जाओ यहां से, थोड़ी तो शांति होगी। बोले इधर आ। उठाए और 4-6 तमाचे मारे। पत्नी गुलाबों ने कहा तेरा दिमाग खराब है, तू बाहर जा रहा है, बाहर जाता है तो बाप बेटे को सीने से लगाता है, प्यार करता है, तू उसकी पिटाई कर रहा, तू उसकी ठुकाई कर रहा। बोले तू चुप रहे, मार लेने दे जी भर के, मैं जा रहा हूं, 4-5 दिन भी लग सकते हैं। अरे तो बोले उसको प्यार कर। मुल्ला ने कहा नहीं, जी भर के ठोकूंगा पट्टे को, आज इतना मारूंगा इतना मारूंगा। पूछा मुल्ला तू पागल हो गया, काय को मार रहा है? बोले इसलिए मार रहा हूँ कि जयपुर जा रहा हूँ, 4-5 दिन लग गए और कल इसका रिजल्ट आ रहा है और मुझे मालूम है फेल होगा, और ये फेल होगा तो इसकी पिटाई। ध्यान रखना, ये भविष्य के झगड़े, फोकट के झगड़े, फोकट का गुस्सा कि कल मैं रहूंगा नहीं और रिजल्ट में ये पक्का। वो तो स्वरित बड़ा हो गया है, नहीं तो बल्लू भी यही करके जाता। ध्यान रखना, मास्टर का लड़का है, ध्यान रखना। मान्यवर विचार करिए, सोचिए। बेकार के झगड़े होते हैं हमारे घरों में, बिना सिर पैर के झगड़े। ये मिट्टी के ठीकरों के लिए आदमी लड़ता है, ये मकानों के लिए आदमी लड़ता है। एक घर में पैदा होने वाले 2 भाई कटघरों में जाकर के खड़े हो जाया करते हैं, 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ रहे हैं। ध्यान रखना मान्यवर, आज से निवेदन है, ये ना दौलत जाएगी साथ, ना रुपया ना पैसा साथ जाएगा, तो हमारा प्यार हमारे साथ जाया करता है। लेकिन आदमी लड़ रहा है, भूतकाल के झगड़े होते हैं। इतना अच्छा प्रवचन में आदमी आ रहा था, चौराहे पे झगड़ा हो गया, कॉलर पकड़ ली। अरे मैंने कहा हुआ क्या? बोले वो ही आदमी है। मैंने कहा कौन? जिसने 2 साल पहले मुझे गाली दी थी। तेरे पागल की 2 साल पहले की गाली अब याद आ रही है तुझे? बोले नहीं, जब जब इसको देखता हूं तो गाली याद आ जाया करती है। अरे मैंने कहा 2 साल पहले इसने गाली दी थी ना, वो दिन कौन सा था, वो तारीख कौन सी थी? बोले तारीख और दिन तो याद नहीं। अरे मैंने कहा दिन और तारीख याद नहीं और गाली को जिंदगी भर याद रखता है। अरे जैसे कैलेंडर भूल गया वैसे गाली भी भूल जा, तेरे जीवन में आनंद बरस। आदमी कितनी बातें याद रखता है। अभी रामायण की चौपाई कहें तो 2 दिन बाद भूल जाओगे, गाली तो जिंदगी भर। उसने मेरा अपमान किया था, उसने मुझे गाली दी थी। मान्यवर उसने दी तो तूने ली क्यों? ध्यान रखना, सामने वाला जितना गाली देने को स्वतंत्र है उतने तुम भी लेने और नहीं लेने को स्वतंत्र। लेकिन तुम तो इतने जल्दी लेते, लाओ दे दो गालियां, 1 के बदले 4। सुना क्यों? पहले के जमाने में क्या होता था, चिट्ठी लिखते थे, अब तो चिट्ठी मिट्ठी का लफड़ा ही खत्म हो गया। जब से मोबाइल आया चिट्ठी का लफड़ा ही नहीं तो रोज शाम को बच्चे खेलते थे, स्कूल से आते थे, डाकिया आता था, पोस्टमैन आता था, चिट्ठी आई होगी, संदेश आया होगा। अब तो चिट्ठी मिट्टी का लफड़ा ही खत्म, एसएमएस कर दिया, मैसेज पहुंच गया। और आजकल तो लिखने का भी खत्म, यहाँ वहां से उठाया, यहाँ से लिया, वहां फॉरवर्ड कर दिया, उसका लेके उसे फॉरवर्ड कर दिया। मान्यवर ये भी पढ़ने की फुर्सत नहीं कि उसमें क्या लिखा है। कभी एक काम करना अनंत जी, यदि मैसेज में 10 गाली लिखी हो, किसी को फॉरवर्ड कर देना तो वहां से यही लिखा आएगा थैंक यू, क्योंकि पढ़ने का उसको भी समय, ना भेजने वाले को पढ़ने का समय है ना लेने वाले। क्या जमाना था जब चिट्ठियां आती थी, इंतजार रहता था, कैसी भाषा थी, एक एक शब्द संभाल संभाल के लिखा जाता था, कैसे शब्दों का संकलन हुआ करता था, कैसे भावनाओं को शब्दों में रंग करके पहुंचाया जाता था और कैसे दूरियों को आपस में मिलाया जाता था। वह पत्र का जमाना हुआ करता था, चिट्ठी का जमाना हुआ करता था। आजकल तो चिट्ठियां सब खत्म हो गई। आती है क्या कोई चिट्ठी? तो हाँ सरकारी आती है, इनकम टैक्स के नोटिस, गवर्नमेंट की आती है, ध्यान रखना, कोर्ट का नोटिस, तलाक का नोटिस। प्रेम की चिट्ठियां तो आना
बंद हो गए। कौन लिखता है? कैसे खत लिखे जाते थे, कभी कभी तो दुर्घटना हो जाती थी। ये पुष्पदंत वगैरह जब गुरुकुल में स्कूल जाते थे तो बहुत सारी दुर्घटनाएं घट जाया करती थी कि चिट्ठी लिखो किसी को, पहुंच जाती बाप को। लिखी तो बेटी को थी, चिट्ठी पहुंच गई बाप के पास। वो इतना उधेड़ता था बाप, इतना उधेड़ता था। आजकल तो खुलेआम पूछा जाता है, बेटा बोल किससे शादी करना है। पहले के तो बेटे बोल नहीं पाते थे बाप से किससे शादी करना है। और यदि ये प्रेम रेम विवाह करना तो इतनी पिटाई होती थी, इतनी पिटाई और इतने झगड़े होते थे, बड़ी मुश्किल से शादियां होती थी। तब जाके वो विवाह के समय, विदा के समय गाता था, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, उस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अब तो काय का तूफान, काय का कुछ ध्यान रखिए। अब तो न चिट्ठी प्रेम पत्र तो है ही नहीं दुनिया में। जितने भी हैं रोज नोटिस आया करते हैं, एक भी चिट्ठियां इतनी अच्छी होती थी, दिल से दिल की बात हुआ करती थी। वो कभी झगड़े में कोई बहू अपने पापा को चिट्ठी भी लिखती थी तो 6 दिन में पहुंचती थी, 7 दिन में जवाब आता था, तब तक झगड़ा निपट जाता था। ध्यान रखिए, दोनों में प्रेम हो जाया करता था। अब तो ऐसा कि यहाँ झगड़े, अरे झगड़ा तो छोड़ो, फोन करना तो छोड़ो, अब तो मोबाइल ऑन करके झगड़ा हो जाता है। सुनो मेरा पति क्या बोल रहा है, ध्यान रखिए, बहुत हालत खराब है। पुराने जमाने लौटना चाहिए फिर से एक बार। मान्यवर, क्रोध हर जीवन की समस्या है। तुम्हारे घरों में, तुम्हारी फैक्ट्रियों में, तुम्हारी दुकान में छोटे छोटे वो अग्निशामक यंत्र लगे रहते हैं ना, फायर लगा रहता है। क्यों लगाते फैक्ट्री में? बोलो। कहीं धोखे से आग लग जाए तो जब तक फायर ब्रिगेड आएगी उससे पहले छोटी मोटी आग को इससे कंट्रोल किया जाए। ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दुकान में और फैक्ट्री में अग्निशामक यंत्र लगाते हो, मैं आज पुलक सागर कहता हूं, एक अपने दिमाग में भी अग्निशामक यंत्र लगाओ यहां से जाके। और इसलिए लगाओ, वो यंत्र कौन सा होगा, ऐसा मत करना कि तुम उठा के उसको सिर पे लेके घूमने लगो कि महाराज ने कहा अग्निशामक यंत्र लेकर के चलो। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अपने दिमाग में समझदारी का अग्निशामक यंत्र लगाओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भी कभी भी चिंगारी भड़क सकती है, कभी भी आग भड़क सकती है, कभी भी तुम्हारी जिंदगी को राख कर सकती है। आपसे निवेदन है, जब भी आपके घर में क्रोध की आग लगे, समझदारी का अग्निशामक यंत्र रखना। वह समझदारी ही तुम्हारे जीवन को शांति में बदलेगी, दुर्घटना से बचा सकती है। कबीर एक बहुत बड़े संत, सूफी फकीर कबीर दास दूर एक गांव में रहते थे, एक झोपड़ी में। पति पत्नी बड़े आनंदित थे। पूरे गांव में हर घर से झगड़ा करने की आवाज आती थी, लेकिन कबीर की झोपड़ी से कभी पति पत्नी के झगड़ने की आवाज नहीं आती थी। एक जिज्ञासु गया और उसने जाकर कबीर से पूछा कि मैं बरसों से देख रहा हूं तुम्हारी झोपड़ी में परमात्मा के गीत तो सुनाई देते हैं, आत्मा के गीत तो सुनाई देते हैं, तुम्हारे घर में कभी लड़ाई की आवाज नहीं आती है। कबीर जी, वो क्या सूत्र है कि हमारे घरों से भी झगड़ा खत्म हो जाए? कबीर ने कहा, बैठो, तुम्हारा सत्कार है, अतिथि हो, आओ बैठो। उसने दोपहर को 12 बज रहे थे, मई जून का महीना था। कबीर ने पत्नी को कहा कि सुनती है? पत्नी ने कहा, बोलो, आदेश करो। आंगन में बैठ के रुई धुनक रहा था कबीर। कबीर ने कहा, लालटेन जला के ला।
पत्नी गई, लालटेन जलाई, लाके रख दी। कबीर ने जिज्ञासु से पूछा, तुझे उत्तर मिल गया? बोले उत्तर मिल गया। दोपहर को 12 बजे चिलचिलाती धूप और तुम लालटेन मांग रहे हो, वो जला के रख गई। या तो तुम पागल हो या तुम्हारी बीवी पागल है। कबीर ने कहा उत्तर नहीं मिला? बोले नहीं। कबीर ने कहा बैठ, उत्तर लेके ही जाना। कबीर ने कहा नहीं सुनती है? उसने कहा बोलो स्वामी क्या बात है? बोले 2 गिलास दूध बना कर ला। पत्नी गई, दूध लाई। कबीर ने कहा जिज्ञासु से कि दूध पियो। जिज्ञासु ने जैसे ही दूध होठों से लगाया, थूक दिया। बोले पागल हो, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कबीर ने कहा रुक जा। कबीर ने दूध लिया, घटाघट पूरा गिलास दूध पी गए। तो कबीर ने कहा उत्तर मिल गया? बोले खाक उत्तर मिल गया है। तू भी पागल और तेरी पत्नी भी पागल लगती है, दिमाग से पागल हो तुम। कबीर ने कहा समझ नहीं आया? बोले नहीं। बोले क्या हुआ? बोले 12 बजे दिन में कबीर तुम कह रहे हो लालटेन ला, वो ला गई, दे गई। और तुमने जो पत्नी को दूध का ऑर्डर किया, ऐसी पागल पत्नी शक्कर की जगह नमक डाल करके लाई है। तो कबीर ने कहा तुझे उत्तर समझ में नहीं आया? बोले नहीं। बोले उत्तर इतना ही है कि देख, दोपहर को 12 बजे मैंने पत्नी को कहा लालटेन ला, तो पत्नी ने कोई तर्क नहीं किया। पत्नी ने क्या और क्यों नहीं पूछा, चुपचाप लाकर लालटेन रख दी। और जब पत्नी 12 बजे दिन में बिना प्रश्न किए, बिना तर्क किए लालटेन ला के रखती है, और धोखे से उसने यदि शक्कर की जगह नमक डाल दिया, तो जब वो प्रश्न नहीं करती है तो पति का भी फर्ज बनता है कि चुपचाप दूध पी लेना चाहिए, उसे प्रश्न नहीं करना चाहिए, उसे तर्क नहीं करना चाहिए। जिज्ञासु ने कहा ये तो पागलपन है। बोले पागलपन नहीं है, उत्तर लेके जा। हमारे घर से लड़ाई की आवाज इसलिए नहीं आती है कि हम पति पत्नी के बीच में समर्पण है, लेकिन हमारे बीच में तर्क नहीं है। और एक बात याद रखना, जहां समर्पण होता है वहां स्वर्ग होता है, और जहां तर्क होता है वहां नरक हुआ करता है। ध्यान रखिए, वो जीवन नरक है। जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, और जहां तर्क है वहां जिन पति पत्नियों में तर्क होगा जिंदगी नरक के समान महसूस होगी। और जिनमें समर्पण होगा, ध्यान रखना, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां आदमी से भी होती हैं और गलतियां महिलाओं से भी हुआ करती हैं, लेकिन समर्पण का भाव रख दो। ध्यान रखना, यदि पत्नी नहीं पूछती है कि लालटेन क्यों चाहिए, तो पति का भी फर्ज है कि नमक डला है तो चुपचाप पी जाए। ध्यान रखना, ऋषभ देव के पतियों, आज प्रैक्टिकल कराएं क्या घर में? ध्यान रखना, तर्क नहीं होना चाहिए। जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में, अपनी दुकान में, जहां दिन में 4 बार क्या 1000 बार नजर जाती हो, मेरा एक सूत्र उसमें लिख के एक स्टिकर बना लेना कि जहां तर्क है वहां नरक है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। ध्यान रखना, ये स्टिकर आपकी दुकान में, आपके घर में, आपके दफ्तर में, आपकी अटैची में, आपकी गाड़ियों में लगा रहना चाहिए, क्योंकि तर्क के अवसर पल पल पे आते हैं। और जब तुम्हारी निगाह इस पर जाए तो समर्पण की जिंदगी शुरू हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, घर स्वर्ग हो जाएगा, घर नरक नहीं बन पाएगा। एक घर जलने से बच जाएगा, एक घर बर्बाद होने से बच जाएगा। तर्क मत करो। मैं आचार्य पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव के चरणों में आया, आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में बाल ब्रह्मचारी रहा, उनके पास मैंने साधना सीखी। लेकिन जब दीक्षा लेने का अवसर आया, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के चरणों में आया। जाते ही साथ मैंने सबसे पहला प्रश्न किया, गुरुदेव मुझे आपके चरणों में रहना है, मुझे सन्यास की दीक्षा दीजिए। मेरे गुरुदेव ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी के संग से आए? मैंने कहा हाँ।
तो बोले एक ही बात याद रखना, जिंदगी में ध्यान रखना। मैंने कहा बोलो गुरुदेव। बोले तुम्हारे और मेरे संबंध यदि मधुर रखना है तो इनका आदेश करो, मैं जिंदगी भर संबंध मधुर रखूंगा। उन्होंने कहा कभी जिंदगी में मुझसे तर्क नहीं करना, ध्यान रखना। यदि मुझसे तर्क किया तो हमारे तुम्हारे संबंध खराब। और आज